बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे। स्प्रेड स्माइल पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अस्मा जमशेद। ये एक ऐसी नशस्त है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि हम जो हैं वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें, जो कि हमारा मोटो है, दैट इज़ स्प्रेड स्माइल। हम जानते हैं कि इस टाइम पे पाकिस्तान की जो यूथ है वो बहुत सारे क्राइसिस का शिकार है। वो लोग जानना चाहते हैं कि हम किस तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं, हम किस तरह से अपग्रेडेशन की तरफ जा सकते हैं। तो ये उसी मोटो की एक कड़ी है, ताकि हम आप सबके साथ कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकें कि किस तरह से आप लोग जो हैं वो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं, किस तरह से आप अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सकते हैं, और किस तरह से आप जो है वो पाकिस्तान से दूसरी कंट्री में जाकर अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल कर सकते हैं एंड अगेन आप अपनी कंट्री को सर्व कर सकते हैं। तो हमारी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है वो यही है कि हम किसी ना किसी तरह से मुस्कुराहटों को बिखेर सकें और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम करें जो आप सबके लिए हेल्पफुल हो। तो हमने इसी कोशिश में इन प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है कि हम हर उस कंट्री में जिसमें पाकिस्तान की यूथ जो है वो जाना चाहती है, जाकर काम करना चाहती है, किसी तरह से रहना चाहती है, तो हम उसकी हेल्प कर सकें, उसको तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करके। तो बेसिकली इन वीडियोस में आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे बहुत ही स्केटर्ड फॉर्म में है, वो आपको यहाँ पर एक ही वीडियो के अंदर मिल जाती है कि किसी भी कंट्री की लोकेशन क्या है, उसका कैपिटल क्या है, पाकिस्तान के साथ उसके कैसे रिलेशंस हैं, एंड अगेन आप वहाँ पर जा कैसे सकते हैं, वहाँ पर वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप वीज़ा अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर आप वहाँ जाके रहना चाहते हैं तो रेजिडेंसी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर एट द एंड आप सिटीजनशिप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे जा सकते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट आप कैसे जा सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे लोगों के हैं, तो हम उसी कोशिश में हैं कि उन तमाम क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकें। तो जो आज का प्रोग्राम है इट इज़ अबाउट जर्मनी, कि आप जर्मनी में कैसे जा सकते हैं, उनके वीज़ाज़ की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके वहाँ पर रहने के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और किस तरह से आप वहाँ पर स्कॉलरशिप्स के थ्रू जा सकते हैं, किस तरह से आप वहाँ जाकर रह सकते हैं, एंड अल्टीमेटली आप किस तरह से जर्मनी की सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तमाम तर क्वेश्चंस को हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो टू इनिशिएट, जर्मनी एक सेंट्रल यूरोप की कंट्री है जिसके बॉर्डर्स जो हैं वो डेनमार्क से मिलते हैं, पोलैंड से मिलते हैं, ऑस्ट्रिया से मिलते हैं, स्विट्ज़रलैंड से मिलते हैं, नीदरलैंड से मिलते हैं, फ्रांस से मिलते हैं। तो एक ऐसी कंट्री है जो कि सेंट्रल यूरोप के अंदर प्रेजेंट है। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको इन डिटेल हम एंड पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग में बताऊं, वो है इनका एजुकेशन का पार्ट। कोई भी नेशनैलिटी का स्टूडेंट हो तो ये उसको फ्री एजुकेशन जो है वो ऑफ़र करते हैं। तो ये मोस्ट कैची पार्ट है जर्मनी का। इसके ऊपर इन डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन इसका जो कैपिटल है वो बर्लिन है, जो कि कहा जाता है कि वो एक्सेप्शनल रेंज है। वहाँ पर लैंडमार्क्स की एक वाइब्रेंट कल्चर है उनका, जो कि उसको बाकी तमाम सिटीज़ से जो है वो मुमताज़ करता है। एक कंट्रास्ट है वहाँ पर चीज़ों का, वहाँ पे रहने वाले लोगों का, जो कि उनके कल्चरल को प्रमोट करते हैं और उसको बनाते हैं। सो ये एक रेनाउंड सिटी है बर्लिन जर्मनी की, जो कि कल्चरल वैल्यूज़ से हमें भरपूर नज़र आती है। उसके बाद अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो कहा जाता है कि जर्मनी एक ऐसी सिटी, ऐसी कंट्री है जहाँ पर जितने भी लोग हैं वो एफिशिएंट होते हैं, हाईली एफिशिएंट होते हैं, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जर्मन वैल्यू है दैट इज़ पंक्चुअलिटी। वो बहुत ज़्यादा पंक्चुअल होना पसंद करते हैं, और उसके अलावा दे हैव अ क्लियर डिस्टिंक्ट बिटवीन द पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइव्स। उनका एक क्लियर बाउंड्री है कि वो प्रोफेशनल लाइफ को पर्सनल लाइफ के साथ मैच नहीं करते। तो ये कुछ जर्मन वैल्यूज़ हैं, और हम बीइंग पाकिस्तानी एक बायलैटरल रिलेशनशिप जो है वो शेयर करते हैं उनके साथ। 1951 से हम उनके साथ मुख्तलिफ डाइवर्स रिलेशंस में और मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चरल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ के अंदर हमने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, एंड वी हैव साइंड मैनी थिंग्स विद देम सिंस 1951।
और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर उनके 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं, जो कि एक तो है एम्बेसी जो कि इस्लामाबाद में मौजूद है और दूसरा है बिज़नेस हब जो कि कराची में मौजूद है। ये दोनों जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं जर्मनी को पाकिस्तान में। अगर आपने उनकी एम्बेसी के साथ बात करनी है, कोई भी अपनी क्वेरी जो है वो सॉल्व करानी है, या आपका वीज़ा का कुछ इशू है या वहाँ जाना चाहते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उनको मेल कर सकते हैं। उनका मेल मैं आपको स्पेल कर देती हूँ, दैट इज़ KONSULAREFERAT @isla, that is isla.diplo.de। ये उनकी एम्बेसी की ईमेल एड्रेस है। यहाँ पर आप जाकर अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको पोस्ट कर दें, उनको भेज दें, वो आपको जल्द अज जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई उनकी एम्बेसी। और दूसरा उनका जो कंसल्ट जर्नल है, दैट इज़ कंट्रीज बिजनेस हब, वो कराची में प्रेजेंट है। 2002 से उनकी जो करेंसी है दैट इज़ यूरोस, वो यूरोस में डील करते हैं, विच इज़ 305.24 PKR, अप्रॉक्सीमेटली 306 PKR में 1 यूरो की वैल्यू है, जो कि जर्मनी में यूज़ होता है। पाकिस्तान से अगर आपने जाना है जर्मनी तो उसके लिए मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, जिसमें टर्किश एयरलाइंस हैं, गल्फ एयर है, कतर एयरवेज़ है, सऊदी एयरलाइन है, इत्तेहाद एयरवेज़, एमिरेट्स, पेगासस एयरलाइंस, ओमान एयर, ऑब्वियसली पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन PIA। आप इन सब एयरलाइन से ट्रेवल कर सकते हैं जर्मनी में। अगर मैं फ़्लाइट की टिकट की बात करूं तो इट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1,70,000, टू बी प्रिसाइज 1,68,797 PKR, दैट इज़ पाकिस्तानी रुपीज़। जो इसका टाइम है, एस्टिमेटेड टाइम फ़्लाइट का जो टाइम है दैट इज़ 5 hours and 81 minutes, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 hours, जिसके अंदर आप 30 minutes ऑफ लैंडिंग एंड टेक ऑफ जो है वो ऐड हो जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 hours की फ़्लाइट होती है। बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, स्पेशली जो आजकल के इस टाइम में दौर है विच इज़ ऑफ IT एंड साइबर सिक्योरिटी। इस हवाले से बहुत सारी बिज़नेस और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हैं। कुछ बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो है उनका टेक्नोलॉजी सेक्टर, जहाँ पे IT की कंसल्टेंसी सर्विसेज के ऊपर बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। IT फील्ड के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सिस्टम इंटीग्रेशन, अगेन साइबर सिक्योरिटी जो है वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जर्मनी में। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी IT की बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें फुल स्टैक इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, डेवलपर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोडक्ट ऑनर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, अकाउंटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब्स, फूड सर्विसेज में जॉब, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज की कुछ जॉब्स हैं, और होटल इंडस्ट्री में जो कि उनकी टूरिज़्म को सपोर्ट करती है, उस इंडस्ट्री में भी आपको जॉब्स की ऑफ़र आ सकती हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ पर्क्स शेयर करती हूँ जर्मनी में काम करने के या जॉब करने के। वही हैं कि वहाँ पर जो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं दैट इज़ 48 hours पर वीक, जिसमें 25 से 40 डेज़ तक आपको पेड जो लीव्स हैं वो मिलती हैं पर ईयर। उसके अलावा आपकी जो एवरेज एनुअल सैलरी है इट रेंज टू 64,000 यूरोज़ टू 81,000 यूरोज़, और उसके साथ साथ आपको तमाम तर उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स जो हैं वो दिए जाते हैं ताकि अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस रख सकें। तो ये कुछ पर्क्स हैं टू बीइंग इन जर्मनी, और वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक IT की फील्ड से है तो यू हैव मच टू एक्सप्लोर इन जर्मनी। अगर मैं यहाँ पर आपके साथ वीज़ा की चीज़ें शेयर करूँ तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं टू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। उसमें सबसे पहले आपके पास आपका करंट पासपोर्ट होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। अगर 1 से 2 हैं तो प्रीवियस पासपोर्ट्स भी होने चाहिए।
वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपने लेना होता है, 2 बायोमेट्रिकल पासपोर्ट फ़ोटोज़ होनी चाहिए आपके पास, वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, साइंड हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन होना चाहिए, अकोमोडेशन का प्रूफ होना चाहिए, फ़्लाइट रिजर्वेशन होनी चाहिए, एनओसी अगर एप्लीकेबल है तो आपके काम की या आपकी यूनिवर्सिटी से मिला हुआ एनओसी, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो होना चाहिए आपके पास आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए इन द फॉर्म ऑफ A4 साइज, आपके पास फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, दैट इज़ FRC, इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए, नादरा से इशूड हो, और अगर एप्लीकेबल है आपके वीज़ा में तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना लाजमी है। अगर आप 18 साल से कम उम्र बच्चों को अपने साथ लेके जा रहे हैं या आप 18 साल की उम्र से कम हैं तो उसके लिए बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए। अगर इसी तरह से स्टूडेंट वीज़ा की बात की जाए तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपके पास एडमिशन लेटर होना चाहिए जर्मनी यूनिवर्सिटी का या प्रेपरेटरी स्कूल का जहां आपने वहां जाकर पढ़ना है, एंड अगेन आपके पास फंड्स होने चाहिए अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए वहाँ पे, ताकि आपका जितना भी वहाँ पे अकोमोडेशन है या खाना पीना है, जो कुछ भी आपने वहाँ पर करना है, आपने वहाँ पर ट्रैवल करना है तो वो किस तरह से करना है, उतनी अकोमोडेशन के लिए आपके पास इनफ फंड्स होने चाहिए और उसका प्रूफ होना चाहिए। एंड आपने परचेज़ किया हो स्टूडेंट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अबव मैंशनड डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके पास होनी चाहिए अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए या तो आप अप्लाई कर दें किसी स्टडी प्रोग्राम में जर्मनी में, या आप जर्मन डिप्लोमेटिक मिशन के अंदर जाकर आप वहाँ पर अपना ढूंढ सकते हैं कि आपने किस तरह से वेज ले सकते हैं कि आपने किस तरह से जर्मनी में जाना है। ये आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए जा रहे हैं या नॉर्मल टूरिज्म वीज़ा के लिए या वर्किंग वीज़ा के लिए जा रहे हैं, इट इज़ एन मैंडेटरी स्टेप। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है अपनी एम्बेसी में जहाँ पे आपने वीज़ा सबमिट कराना है, आपने वहाँ पर अपने रिक्वायरमेंट्स जितनी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो सबमिट करानी है, फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म लेना है, उसको फिलअप करना है, उसको जमा कराना है, और फिर आपने एम्बेसी से कॉल का वेट करना है ताकि वो आपको बता दें कि आपको वीज़ा जो है वो ग्रांट हुआ है या नहीं। तो अगर आप ऑब्वियसली अगर आप स्कॉलरशिप्स पे जाएंगे पढ़ने जा रहे हैं तो यू नीड कि आप कुछ स्कॉलरशिप्स का पता हो। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलरशिप जो इस टाइम पे जर्मनी में चल रही है दैट इज़ डार्ट स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम कहा जाता है उसको, दैट इज़ DAAD स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, नेशनल स्कॉलरशिप programs, Heinrich Ball Foundation scholarships in Germany, Erasmus scholarship program in Germany, the Frederick Ebert Stiftung scholarship programs। ये कुछ scholarship programs हैं जो कि इस टाइम पे जर्मनी में वर्किंग में हैं। अगेन अगर आप स्कॉलरशिप पे जाते हैं या स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, यू नीड प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो कि IELTS की फॉर्म में यू रिक्वायर्ड 6.0 बैंड्स जो कि वेरी करते हैं 5.5 से 6.5 तक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, बट ऑन एवरेज टोटल स्कोर आपका 6 बैंड्स होना चाहिए। टॉफल की अगर हम बात करें तो वो 80 का स्कोर जो है वो होना चाहिए या इससे ज़्यादा। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 95 या 90 स्कोर भी मांगती हैं टॉफल के अंदर, लेकिन मिनिमम यू शुड स्कोर 80 ताकि आपका किसी अच्छी जर्मन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हो सके। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपके साथ शेयर करती हूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख, हैबल्डम यूनिवर्सिटी, RWTH, Aachen यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉटिंगन, यूनिवर्सिटी ऑफ हैमबर्ग एंड फ्री यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ आप जाकर पढ़ सकते हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी वहाँ जाकर पढ़ते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर जितनी भी आपकी ट्यूशन फ़ीस है रिगार्डलेस ऑफ एनी नेशनैलिटी वो वेव ऑफ हो जाती है। आप जर्मनी में फ्री एजुकेशन जो है वो हासिल करते हैं। स्टूडेंट्स को सिर्फ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि स्टार्टिंग में देनी होती है वो देते हैं, और उसके बाद आपकी अकोमोडेशन, ट्रैवलिंग और फूड के जितनी भी फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, बट ट्यूशन फ़ीस जो है वो वेव ऑफ हो जाती है। तो आपने इस हवाले से भी स्कॉलरशिप्स को स्टडी करना है व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो जर्मनी।
अब आप वहाँ काम के सिलसिले में जा रहे हैं या पढ़ाई के सिलसिले में जा रहे हैं, एट द एंड यू नीड अ रेजिडेंस परमिट। अगर आप वहाँ पर परमानेंटली सेटल होना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि रेजिडेंस परमिट के लिए भी कुछ सेपरेट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके लिए भी आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रैवल कर रहे हैं। वहाँ पे आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज में एटलीस्ट टिल B1 लेवल। उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं और वो जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट लेते हैं, तो आपको वो टेस्ट जो है वो एटलीस्ट B1 लेवल तक क्लियर करना है। आपके पास जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए, आपके पास एक हेल्थ चेक होना चाहिए उस जगह का जहां आप काम कर रहे हैं या उस यूनिवर्सिटी का जहां आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से आपको एक हेल्थ चेक मिलता है। यू शुड हैव इट। आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। अगर आप जो है वो वर्क वीज़ा पे गए हुए हैं या वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ पर उस जॉब ऑफ़र की डिस्क्रिप्शन और अपने एम्प्लॉयर का जितना भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करनी है। अगर आप पढ़ाई के सिलसिले में गए हुए हैं, आप जर्मनी में पढ़ते हैं, तो आपने प्रूफ देना है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से प्रिपरेटरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और अगर आप स्पाउसल वीज़ा पे वहाँ पर मौजूद हैं या आपने वहाँ पर किसी जर्मन सिटीज़न से जो है वो शादी की है, तो आपके पास ऑथेंटिक मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें किसी भी केस में अगर आप हैं तो आपके पास उनका प्रूफ होना चाहिए। तो ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप जमा कराते हैं टू गेट आ रेजिडेंस सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके भी दो तरीके हैं कि या तो आप लीगली जर्मनी में रह रहे हों, जिसमें आप एटलीस्ट 8 ईयर्स जो हैं वो ज़रूरी हैं जर्मनी में रहने के लिए, विद अप्रोप्रिएट रेजिडेंस परमिट। आप प्रॉपर रेजिडेंस परमिट ले के वहाँ पर रह रहे हों और 8 साल उसको हो चुके हों। अगर तो दिस इज़ नॉट द केस तो आप मैरिज के थ्रू भी वहाँ पर सिटीज़नशिप जो है वो ले सकते हैं। उसमें यह है कि आपके पास 3 लीगल ईयर्स तक आप जो है वो वहाँ पर अपने जर्मन पार्टनर के साथ रहते हों और आपकी जो मैरिज है वो रजिस्टर्ड हो। उसके लिए जो प्रोसीजर है, आप किसी भी प्रोसीजर के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं सिटीज़नशिप, आप कोई भी सोर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके भी डिफरेंट प्रोसीजर हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी एलिजिबिलिटी प्रूफ करनी होती है, वेदर इट इज़ फ्रॉम लिविंग देयर और वर्किंग देयर और व्या मैरिज। आपने प्रूफ करना है अपनी एलिजिबिलिटी। फिर आपने तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सबमिट कराने हैं। उसमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट्स, आपका मैरिज सर्टिफिकेट इन केस आप सिटीज़नशिप जो है वो मैरिज के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स जिसमें आपको पता आनी चाहिए जर्मन लैंग्वेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं और कुछ स्पेसिफिक आपकी सिचुएशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको उसी टाइम पे बता दिए जाते हैं, उनको भी आपने जमा करवाना होता है एट द टाइम टू अप्लाई द सिटीज़नशिप। फिर आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसको फिल करना है, आपने सिटीज़नशिप टेस्ट लेना है कि, और उस टेस्ट में बेसिकली यही होता है कि आप जर्मन सोसाइटी को कितना जानते हैं, आप जर्मन कल्चर को कितना जानते हैं, आप जर्मन लीगल सिस्टम को कितना जानते हैं। ये एक सिटीज़नशिप टेस्ट होता है वहाँ पे। उसके बाद आपने जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, वो अप्लाई करनी होती है, दैट इज़ 255 यूरोज़ फॉर एडल्ट्स एंड 55 यूरोज़ फॉर माइनर्स। फिर आपने उसका सबमिट करानी है अपनी एप्लीकेशन, आपने इंटरव्यू देना है वहाँ पे, और अगर आपकी सिटीज़नशिप जो है वो प्रूफ हो जाती है तो देन यू हैव टू टेक ओथ ऑफ बीइंग अ जर्मन सिटीज़न। अगर आप वहाँ पर सिटीज़नशिप अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ पर रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे हैं, सो यू मस्ट नीड अ प्रॉपर प्रॉपर्टी जहाँ पर आप रह सकें। तो जर्मनी में जब आप रहते हैं तो आपके ऊपर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती कि आपको वहाँ का सिटीज़न होना लाजमी है अप्लाई करने के लिए, या आपको वहाँ पर जो है वो प्रॉपर रहना जो है वो ज़रूरी है। या वहाँ पर ये है कि आप बीइंग अ फॉरेनर
भी जो प्रॉपर्टी है वो ले सकते हैं, और इवन नॉन रेजिडेंट्स भी जो है वो वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो जर्मनी में प्रॉपर्टी ख़रीद के उसको रेंट पे दे देते हैं, या अगर आप वहाँ पर रह रहे होते हैं और आपको कुछ अर्से के लिए वहाँ से मूव करना है तो भी आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो रेंट पर दे सकते हैं। इस बात की इजाज़त आपको मिलती है। अब प्रॉपर्टी लेने के लिए आपके पास प्रूफ ऑफ इक्विटी होना चाहिए, आपको एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होना चाहिए, लेटेस्ट टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए आपके पास, और एक क्वेश्चनर है जो आपने सॉल्व करना होता है। उस क्वेश्चनर में बेसिकली आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपका नाम, आपकी करंट इनकम, मैरिटल स्टेटस, आपके जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन, और इस तरह के कुछ सवाल जो उस क्वेश्चनर में पूछे जाते हैं, आपने उसको फिल करना है एंड यू कैन गो अहेड टू बाय अ प्रॉपर्टी। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपको जर्मनी में जाने के लिए या जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए, और आप वहाँ पर किस तरह से रह सकते हैं और वहाँ पर आप किस तरह से ट्रेवल कर सकते हैं। अगर मैं हलाल फूड की बात करूँ वहाँ पे, तो इफ़ यू आर लिविंग इन बिग सिटीज़ जैसे कि बर्लिन है, या आपके कैपिटल में रह रहे हैं, बिग सिटीज़ में रह रहे हैं, तो इशू नहीं होता आपको हलाल फूड की अवेलेबिलिटी का। लेकिन आप थोड़े से रिमोट एरियाज़ में चले जाएं तो वहाँ पर शायद आपको फ़िज़िकली कोई मार्केट ना मिले, लेकिन वहाँ पर हलाल स्टोर्स जो हैं वो ऑनलाइन हैं, जहाँ पे आपको मीट या इस तरह की चीज़ें जो हैं वो घर पर डिलीवर कर दी जाती हैं। लेकिन इट इज़ ईज़ी कि अगर आप रह रहे हों सिटी के अंदर तो आप बाय हैंड या फिज़िकली जाकर भी ख़रीद सकते हैं, बट इन केस अगर आप किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। एंड टुवर्ड्स द एंड, जिस तरह हम हर वीडियो में डिजिटल नोमैड वीज़ा की बात करते हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कैची चीज़ है, बट अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे जर्मनी जो है वो ऑफिशियली ऑफ़र नहीं कर रहा डिजिटल नोमैड वीज़ा, लेकिन वो अपने स्पेशल वीज़ाज़ के ऊपर सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो जर्मनी में आएँ और वहाँ पर आकर काम करें। बट जहाँ तक डिजिटल नोमैड वीज़ा की बात है तो जर्मनी करंटली जो है वो इसको ऑफ़र नहीं कर रहा। बट और बहुत सारे तरीके हैं जर्मनी में जाने के, वहाँ पर काम करने के, वहाँ पर रहने के, जो मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं। इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वी विल डेफिनेटली आंसर इट। और उसके अलावा आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो वो भी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वी विल डेफिनेटली एड्रेस इट, और हम आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की और आपकी पसंद की कंट्री के बारे में तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। For any query and for the feedback, please go to the comment section and we will definitely looking forward for your response। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आप सबके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अस्मा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।